जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। मैं हूं कृष्णा सिंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के भीतर 2 दिनों में 2 लोगों की हुई ब्लैक फंगस से मौत। कोरोना से पीड़ित थे दोनों ही मृतक। कोरोना संक्रमण काल में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। जिले के 3 तहसील में 20 मई को हुए 14 शव के अंतिम संस्कार। बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन के आदेश का दिखा असर। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी को किया गया रिलीव। जिले की परसवाड़ा और लालपरा तहसील के 3 अलग अलग गांव में 3 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और कोरोना काल में बैंकों के समय में बदलाव का सहकारी बैंक कर्मचारियों ने किया विरोध, जताई नाराजगी। कोरोना महामारी संक्रमण के इस दौर में जिले भर में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों की तरह ही 20 मई को जिले के बालाघाट, बारासूनी और लांजी तहसील में मौत और अंतिम संस्कार का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान तीनों तहसील में कुल 14 शव के अंतिम संस्कार किए गए। बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित जागपुर शमशान घाट में 20 मई की सुबह से लेकर देर शाम तक 5 शव के अंतिम संस्कार किए गए। इसी तरह वारासूनी तहसील मुख्यालय में 2, थानेगांव, कोस्ते, डोके और वारा में 1-1 शव के अंतिम संस्कार किए गए। इसी तरह वारासूनी तहसील में 6 शव के अंतिम संस्कार किए गए। वहीं दूसरी ओर लांजी तहसील में भी 3 शव के अंतिम संस्कार किए गए। शासन के निर्देश के तहत 21 मई को जिले भर में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा। कोविड-19 के चलते इस मौके पर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, बल्कि प्रातः 11 बजे समस्त अधिकारी कर्मचारी अपने अपने कक्ष में शपथ लेंगे, जिसके आदेश उप सचिव डीके नागेंद्र के द्वारा जारी कर दी गए हैं। आपको बताएं कि आतंकवाद विरोधी दिवस पर प्रतिवर्ष जहां एक ओर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, वहीं दूसरी ओर रैली के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ आमजन को जागरूक किया जाता था। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बारिया में इसी ग्राम के राजू पिता रामलाल उइके 17 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस नाबालिग ने किस वजह से फांसी लगाई है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मई की रात्रि में राजू अपने गांव में ही शादी के कार्यक्रम में गया था। घर में उसकी मां रम्मूबाई अपना घरेलू काम निपटा कर सो गई थी। रात्रि 10 बजे करीब मकान के छप्पर में दरवाजे के बाजू में गिरने की कुछ आवाज़ आई। रम्मूबाई ने जाकर देखा तो नीचे उसका बेटा राजू गिरा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पर छपरी के बल्ली में शर्ट टंगा हुआ था। राजू अपने शर्ट को छप्पर की सिवार में बांधकर उसमें फांसी लगाई और मौत होने के बाद राजू नीचे गिर गया। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों के बीच एक और जहां देश के विभिन्न राज्यों व जिलों में लॉकडाउन घोषित कर लोगों को सुरक्षित रखने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का सहकारी बैंकों का समय बढ़ाकर सुबह 9 से 4:30 बजे तक किए जाने के आदेश जारी किए गए। समय बढ़ाने के आदेश जारी कर सभी सहकारी बैंकों से इसका परिपालन करने के लिए कहा गया है। दरअसल सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने एक आदेश जारी कर सहकारी बैंकों में कार्य का समय बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जिसका मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है। पहले इसके पूर्व में जो स्टेट लेवल बैंकिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो बैंकों के लिए, सारे बैंकों के लिए समय तय किया था, वो समय था 10:30 से 4:30 बजे तक का, जिसमें 10:30 से 2 बजे तक लेन देन का समय था और उसके बाद अपनी बैंक की वर्किंग कर लेगा। अभी जो सिर्फ सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के लिए जो उन्होंने समय तय किया है, वो उन्होंने पूर्ण समय का आदेश दिया है। बहुत सारे हमारे बैंक के कर्मचारी जो है कोरोना से ग्रसित हैं। 4 लोगों की हमारे यहाँ मृत्यु हो चुकी है और ऐसी परिस्थितियों में हमारे सहकारी बैंक के साथ इस तरीके का अन्याय करना ये उचित नहीं है। प्रदेश स्तर पर कोरोना के बढ़ते भयावह प्रभाव को देखते हुए हमारा जो मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन है, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान मोहन कृष्ण शुक्ला,
और महासचिव आदरणीय गजानन नीमगांवकर सर ने इसका विरोध किया है और प्रदेश स्तर पर हम सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और सरकार बालाघाट के उपनगरीय भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली में निवासरत सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक महंसिय पिता कोदूराम सिरसाम 61 वर्ष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि श्री सिरसाम पिछले कुछ दिनों से बीमारी से परेशान थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक उपनिरीक्षक मानसिंह सिरसाम जिला मंडला में पदस्थ थे, जिन्होंने 3 वर्ष पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, जिनके परिवार में 3 बेटे हैं और तीनों बेटे शासकीय नौकरी में बाहर रहते हैं। भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 पंप हाउस गली में मानसिंह सिरसाम अपनी पत्नी और सास के साथ ही रहते थे। बताया गया है कि मानसिंह सिरसाम शुगर और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे और पिछले सप्ताह भर वह पहले से पेट की परेशानी से भी परेशान थे। 19 मई की रात्रि मानसिंह सिरसाम घर में खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गए थे। रात्रि 1 बजे मानसिंह सिरसाम अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं दिए। तब उनकी पत्नी ने बाजू कमरे में जाकर देखा तो मानसिंह सिरसाम बाजू वाले कमरे में पंखे पर फांसी पर लटके हुए दिखाई दिए। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी स्थित निर्माणाधीन मकान में 70,000 रुपए के भवन निर्माण सामग्री चोरी करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने ग्राम भटेरा के एक नाबालिग सहित 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 बालिग युवक रितेश मोहरे 25 वर्ष व मनीष बम्बुरे 18 वर्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। वहीं विद्वान अदालत ने नाबालिग अपचारी बालक को न्यायिक शर्तों के आधार पर जमानत पर छोड़ दिया गया है। आपको बताया कि उत्तम कुमार ठाकरे के द्वारा भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 में मकान का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस निर्माणाधीन मकान में निर्माण सामग्री रखी हुई थी। 14 एवं 15 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने इस निर्माणाधीन मकान के अंदर रखी निर्माण सामग्री चोरी कर ली गई थी। चोरी की गई निर्माण सामग्री की कीमत 70,000 रुपये बताई गई थी। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बसेगांव के कुरलू टोला में पति के द्वारा की गई मारपीट से पत्नी की मौत हो गई। यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। चांगोटोला पुलिस ने मृतिका भुवनेश्वरी पति मनोज परते 24 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मई की रात्रि 10 बजे भुवनेश्वरी और उसके पति मनोज के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद हुआ और मनोज ने आवेश में आकर पत्नी भुवनेश्वरी की लाठी हाथों से बेरहमीपूर्वक पिटाई कर दी, जिससे उसकी घर में ही मौत हो गई। बेटी की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां जलोबाई काकोड़िया 48 वर्ष ग्राम बसेगांव पहुंची और बेटी भुवनेश्वरी की मौत पर शक जाहिर करते हुए उसने पुलिस थाना चांगोटोला में रिपोर्ट की थी। पुलिस ने मृतिका भुवनेश्वरी की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि भुवनेश्वरी की मारपीट में आई चोटों से मौत हुई है। आगे मर्ग जांच कर परसवाड़ा एसडीओपी अपूर्व भलावी के द्वारा जांच की जा रही है। 19 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 66 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 868 हो गई। 19 मई को 91 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 19 मई 2021 तक कुल 8,663 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 7,738 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 19 मई को 91 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 868 मरीजों में से 778 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 13 मरीजों को अस्पताल का आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 122 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 19 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,24,574 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 109 मरीज मरीज है। 19 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,297 सैंपल एकत्रित किए गए और 19 मई को 1,322 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कटंगी पुलिस ने एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में युवक पिंटू उर्फ संदीप गबने 27 वर्ष और उसके साथी आकाश चौहान 20 वर्ष दोनों ग्राम सुंदर थाना कटंगी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवकों को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बारासिवनी भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों आरोपी कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुंदर निवासी है। करीब 1 वर्ष पहले यह लड़की अपने मोहल्ले के संदीप को जानती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों फोन पर बातचीत करते थे। इस दौरान आरोपी युवक संदीप ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
कटंगी पुलिस ने पीड़िता के द्वारा की गई रिपोर्ट पर संदीप गबने और आकाश चौहान के विरुद्ध धारा 342, 376, 376(2) एन 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को इस अपराध में गिरफ्तार करके कटंगी की अदालत में पेश कर दिया, जहां से दोनों युवक को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बारासिवनी भिजवा दिया गया है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धारावासी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौसमी में 19 मई को रात्रि लगभग 8 बजे 40 वर्षीय व्यक्ति दिनेश टेकाम ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश टेकाम मजदूरी का कार्य करता था, जिसने घर के कमरे में फांसी लगा लिया। जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों के द्वारा दौड़कर देखा गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना की सूचना परिजनों के द्वारा पुलिस को दे दी गई, लेकिन रात्रि की वजह से 20 मई को पुलिस ने घटनास्थल से मृतक के शव को बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पद्मेश 24/7 शहर और जिले वासियों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से अपील कर रहा है कि शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित रहें। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को किसी भी तरह का कोई पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है। वे एक टीकाकरण केंद्र पर आधार कार्ड लेकर जाएं और तत्काल टीका लगवा सकते हैं। आपको बताएं कि 21 मई को 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए वार्ड नंबर 31, 32 एवं 33 के लोगों के लिए पृथक से व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत वार्ड नंबर 33 के लोगों के लिए सरदार पटेल कॉलेज के सामने शासकीय प्राथमिक शाला गायखुरी, वार्ड नंबर 32 के लोगों के लिए शिव मंदिर चौक नर्मदा नगर, दिव्य मेमोरियल स्कूल एवं वार्ड नंबर 31 के लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित शासकीय प्राथमिक शाला शरीखा में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक की आयु के लोग इन केंद्रों पर आकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवा सकते हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु के जिन लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है, वह स्लॉट बुक कर पीजी कॉलेज बालाघाट में टीकाकरण के लिए आ सकते हैं। टीका लगाने का समय भी सुबह 8 बजे से कर दिया गया है। वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा सभी अनुविभागीय प्रशासन को लॉकडाउन का कड़ाई से क्षेत्र में पालन करवाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तहत नगर में एसडीएम संदीप सिंह के निर्देश पर बुधवार को नगर बंद करवाने के लिए अपील की गई थी और सुबह 8 बजे से अमले के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 बजे के बाद नगर को बंद करवाया गया। प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हुए लोगों से दुकान बंद करवाई थी, जिस पर प्रशासन की बड़ी मशक्कत के बाद नगर बंद हुआ और उसके बाद नगर पालिका के द्वारा लाउड स्पीकर से आह्वान किया गया था कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सभी घरों में रहने के लिए लोगों से अपील की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को नगर में प्रशासन की जबरदस्त सख्ती देखने को मिली। प्रशासन के द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर अनावश्यक खुलने वाली दुकानों को अल्टीमेटम देकर बंद करवाया गया कि दुकान संचालक स्वयं अपनी दुकान बंद कर ले, अन्यथा प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लालबरा से 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम के अंतर्गत ग्राम मोहगांव में उम्र 45 साल गोकुल प्रसाद साहू की घर की छत में रस्सी से लटकी हुई लाश मिली। यह घटना 19 मई की रात की है, जब मृतक घर पर अकेला था। घटना के विषय में मृतक के शाले सिलराम तुलसीकर ने बताया कि मृतक गोकुल प्रसाद उनकी बहन के पति है, जो दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। कोरोना लॉकडाउन लगने के कारण 1.5 साल से वे बेरोजगार हो गए थे, जिससे वह मानसिक रूप से रोजगार के लिए चिंतित व परेशान रहते थे। सिलराम तुलसीकर ने बताया कि 19 मई की रात 8 बजे बहन और जीजा को खाने पर अपने घर ग्राम जाम में बुलाया गया था। सब लोग घर आ गए और बहन के पति नहीं आए तो वे उनके घर मोहगांव लेने गए तो देखा कि घर सामने से बंद था। आवाज़ लगाई पर दरवाज़ा नहीं खुलने पर घर के पीछे का दरवाजे को तोड़कर अंदर जाकर देखा तो गोकुल प्रसाद घर की छत से रस्सी पर लटका हुआ था। सर ऐसी हुई कि वो बेरोजगार थे पिछले साल से। पिछले साल होली में दिल्ली से वो रिटर्न आए थे होली मनाने के लिए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तब से उनके पास काम नहीं था, कुछ भी नहीं। तो वो काफ़ी दिमाग से तनाव उनके दिमाग में रोजी रोटी को लेकर के, और हार्ड वर्किंग होती नहीं थी वहाँ पर। छोटा मोटा सुपरविजन वगैरह जैसा ठेकेदार के पास काम करते थे, वो हार्ड वर्क कर नहीं सकते। ये दोबारा काम ही नहीं मिला उनको आने के बाद? उनको काम नहीं मिला। गाँव में जो काम होती है मिट्टी वगैरह खोदने के, तो वो शायद उन्होंने बचपन से किया नहीं, तो इस वजह से वो नहीं कर पाए। जो काम वो करते थे वो काम उनके हाथ से छूट गया। जानकारी कैसे लगी कि इनकी डेथ हो गई है, कैसे हुई? जानकारी सर ऐसी हुई कि 2-3 दिन पहले मेरे भाई से बात हुई थी और हम कि अभी मैं भी खाली पीली हूँ और काम नहीं है ऐसा,
थोड़े टेंशन में, तो उनको हमने बोला कि आप नागपुर आ जाइए, और नागपुर में हम लोग जैसा काम करते हैं वैसा आपके हिसाब से काम देखेंगे और आप भी काम करना। तो वो लगभग मान गए थे और उनको भी ऐसा लगा था कि अब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर अचानक जब आने के लिए बोले तो कल मेरा भाई उनको लेने के लिए गाँव आया कि अपन दूसरे दिन नागपुर रिटर्न जाएंगे गए थे। बातचीत वगैरह हो गई दोपहर में, और उसके बाद में शाम को मेरे बस्ती वाले घर में, मेरे खुद के घर में उनका खाना था, तो दीदी और मेरे भांजा भांजी मेरे घर में थे। जब खाना बन गया तो शाम के समय उनको बुलाने के लिए गए कि जीजा जी चलो खाना खाने के लिए। तब देखे तो दरवाजे बंद थे दोनों तरफ से, और आवाज़ वगैरह कुछ देने पर कुछ हलचल नहीं हुई और आवाज़ नहीं आई। तो आसपास का माहौल थोड़ा सा मोहल्ला जमा हुआ और क्या हुआ कह के फिर पीछे का दरवाज़ा तोड़े तो फांसी पे लटके हुए।